अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एकेडेमिया मैगज़ीन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अली अरशद। यानी आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जिस शख्सियत से बात करेंगे, वो DWP ग्रुप के एक इंतहाई मायनाज़ और इंतहाई चमकते हुए सितारे हैं। DWP ग्रुप जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो, चाहे वो दीगर और कारोबारी जो है हल्के हों, जो कारोबारी शोबे हैं, उनमें एक अपना मुनफरिद मकाम रखता है और अपनी खदमात इस मुल्क में फ़राहम कर रहा है और लाखों लोगों को रोज़गार भी फ़राहम कर रहा है। इसकी खिदमत जो है इस ग्रुप की वो जो है वो न बिल्कुल भी जो है नाक़ाबिले जो है ना बयान है कि कितनी बड़ी सतह पर ये जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, ख़ासकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अभी हाल ही में DWP ग्रुप की जानिब से HEC पाकिस्तान के साथ मिलकर, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के साथ मिलकर एक डाटा सेंटर का जो है वो क़याम वजूद में लाया गया है और उस डाटा सेंटर को मुल्क में जो है दीगर शहरों में भी फैलाया जाएगा, ताकि इससे जो है यूनिवर्सिटीज़ और स्टूडेंट्स को इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। फ़र्दर इस बारे में जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बिज़नेस यूनिट हेड मुनीब ख़ाजा साहब। आई वेलकम यू सर, वेरी वार्म वेलकम यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने वक्त दिया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to ask you, okay, from where you start your career, professional career, and little bit academic career. जी, मेरा तकरीबन सारा करियर जो है वो टेक्नोलॉजी बिज़नेस से शुरू हुआ। मैंने श्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए काम किया और मेरी फ़ील्ड जो है वो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ही गई। सो काफ़ी साल, मोर देन 2 डिकेड आई वर्क फॉर श्नाइडर, और उसके बाद से अब मैं लास्ट 3 साल से DWP ग्रुप के साथ काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर आकर ऑल्दो DWP की टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी एक बहुत काम कर रही थी, लेकिन हमने डेटा सेंटर वाले डिवीज़न को यहाँ पर आकर एक्सपैंड किया और हमने ट्रेडिशनल स्टाइल से सिस्टम इंटीग्रेशन के स्टाइल को कंसल्टेंसी और कस्टमर ओरिएंटेशन की तरफ कन्वर्ट किया। सो कस्टमर नीड को ट्रांसलेट कर रहे हैं रियल नीड्स के अंदर। राइट। अच्छा सर, ये डाटा सेंटर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और DWP ने कैसे इसको जो है ना इस ख्वाब को कैसे तकमील में जो है ना मुंतकिल किया? आप अभी आपने देखोगे जैसे अभी दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो दुनिया में अगर आप इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड्स देखें तो डिजिटाइजेशन की बात हर कोई कर रहा है, अर्बनाइजेशन हो गई है, एनर्जी की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जिससे डेटा सेंटर की नीड्स जो है वो बहुत बढ़ी, वो डिजिटाइजेशन है। क्योंकि आज आपके हाथ में फ़ोन है, आप एक क्लिक करते हैं तो वो एक डेटा जनरेट कर रहा है। आप ATM पे जाते हैं, पैसे निकालने लगते हैं तो वो भी डेटा जनरेट कर रहा है। आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और किसी को ईमेल कर रहे हैं, ये भी डेटा जनरेट हो रहा है। तो ये कहीं आप किसी मशीन के ऊपर जाते हैं, सेंसर, कैमरा, वो आपकी राइट्स, ऐप, इन सब को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डेटा जनरेट करते हैं। अब ये जो डेटा जनरेट होता है, ये जनरेट होने के बाद कहीं ट्रांसपोर्ट होता है, फिर कहीं जाके स्टोर होता है, फिर उसको प्रोसेस होता है और वापस इस्तेमाल होता है। तो जब सारा काम डिजिटाइज हो गया तो इस सारे डेटा को रखने के लिए और फिर उसको दोबारा प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पेश आई। जो कि डेटा सेंटर्स पहले भी इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन आज उनकी नीड जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आज हर कोई कनेक्टेड है। अब इंसान से इंसान कनेक्टेड है, इंसान मशीन से कनेक्टेड है और मशीन मशीन से भी कनेक्टेड है। सो इस डिजिटल वर्ल्ड में जो इतना डेटा जनरेट हो रहा है, फिर उसको किसी आप ये काबिल इस्तेमाल शक्ल में लाने के लिए डेटा सेंटर्स बहुत हैं। राइट। सो ये डाटा सेंटर्स वर्किंग कैसे करेंगे? एक आम फ़हम ज़ुबान में अगर एक आम आदमी को समझाना हो कि डाटा सेंटर्स कैसे वर्किंग करते हैं और ख़ासकर HEC के साथ आप मिलके बना रहे हैं, तो HEC का डाटा जो है वो कैसे इसमें जो है वो सेव होगा? मतलब कि वो किस तरह का, लाइक HEC तो सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है टेस्टेशंस के हवाले से और वेरिफ़िकेशंस के हवाले से। तो क्या ये सारा डाटा HEC की डे टू डे अफ़ेयर्स का उसमें जाएगा या सिर्फ़ ये जो टिपिकल अटेस्टेशन और वेरिफ़िकेशंस का? अब ये 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। मैं अब इसको थोड़ा पहले तो आप HEC को अंडरस्टैंड करें। HEC एक रेगुलेटरी बॉडी, ठीक। लेकिन वो साथ ही फैसिलिटेट भी कर रही है पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज़ करने के लिए। क्योंकि वो सिर्फ रेगुलेटर ही नहीं है, उसमें तालीम को प्रमोट भी करना है। तो अब जब हम डिजिटाइज़ वर्ल्ड में चले गए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी नीड्स चेंज हो गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। ये तो रहा HEC की हद तक कि आप इतना हिस्सा समझिए। अब समझिए कि डेटा सेंटर्स क्या हैं। डेटा सेंटर्स एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर से सारे ही वाकिफ़ हैं, और कोई एक्सेल इस्तेमाल करता है या ईमेल इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमन आम आदमी की चीज़ें, या पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये एक फॉर्म ऑफ डेटा जो कि आप जनरेट करते हैं, ये एक शक्ल है। नादरा का नाम आपने सुना, तो वो नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी है। अथॉरिटी। तो वो हमारा सारा कितने यहाँ पाकिस्तान में लोग हैं, डेमोग्राफिक क्या है, ये सारा डेटा रखती है।
अब जब ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरह के 25 करोड़ लोगों की इन्फॉर्मेशन कोई आप देख लीजिए, ये कहीं आएगी जब, तो वो किसी जगह पर उसको रखना, उसको इस हाल में रखना कि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके और उससे हम कोई काबिल फ़हम नतीजे अक्स कर सकें। यानी जिसको आप, जैसे एआई की बात आप सुनते हैं, तो एआई क्या है? तो आप ही के डेटा को एनालिसिस करके फिर आपको उसके रिजल्ट्स देती है ताकि आप उसके मुताबिक अपने फैसले कर सकें या काम कर सकें। सो यही काम डेटा सेंटर्स करते हैं कि आपकी जो ज़रूरियात हैं, जो कि काम की हैं, जो बिज़नेस की हैं, जो एजुकेशन की हैं, जो इवन मेडिकल साइंस से रिलेटेड लगती हैं, वो इलाज से हैं या लोगों की फलाह बहबूद के काम है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके मुख्तलिफ इससे नताइज अक्स करने के लिए हमें डेटा सेंटर की ज़रूरत है। अब डेटा सेंटर समझ लीजिए कि जो सर्वर या जो कंप्यूटर की बड़ी फॉर्म है कि जो प्रोसेसिंग करती है, उसका घर है। यानी जहाँ पर नेटवर्क है, मेरे सर्वर पड़े हैं, उनकी स्टोरेज पड़ी है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन आती है, ये उसको काबिल इस्तेमाल बनाती है और फिर उसको जहाँ इसकी ज़रूरत है, आपकी एंड यूज़र डिवाइसेज़ यानी आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके टैब पे, आपके कंप्यूटर पे, हम इसको फिर डेटा सेंटर में नेटवर्क की मदद से यानी इंटरनेट की मदद से वहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो एक आसान आदमी के समझने के लिए तो इसकी बात है। अब एचईसी जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है और हमें अपनी एजुकेशन को दुनिया के मुताबिक लाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो अब रिसर्च एंड डेवलप प्रमोट करने के लिए जैसे एआई की आज आप बहुत बात सुनते हैं, एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट की बहुत बात सुनते हैं। अब एआई एक फैंटेसी का लफ्ज़ लोग ख्याल करते हैं कि उनका ख्याल है कि चीज़ें खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगी, रोबोटिक हो जाएगी। जी। रोबोटिक उसका एक हिस्सा ज़रूर होगा, लेकिन ये जो एआई है, ये वही 0-1 का एलिमेंट है जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ ये कि अब हमने डेटा को लिया और उससे एक बहुत काबिल फ़हम नतीजे अक्स करने शुरू कर दिए। यानी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। जो कि अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को ही इस्तेमाल करता है, उसको ट्रेंड करते हैं। अब वो ट्रेंड होने से ऐसे आप इसकी सादा तरीन मिसाल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपना कोई घरेलू जानवर पालती और उसको आप कुछ कमांड पे सिखाते हैं कि जब हम ये कहेंगे तो तुमने यूँ करना है, अच्छा ये मैंने बॉल फेंका तो उसको पकड़ के लाओ। अब वो उसने ये लर्न कर लिया, अपनी मेमोरी में रख लिया और उसके बाद उसका नतीजा कस किया, कुछ वो अपनी प्रोसेस खुद कर लेता होगा। यहाँ से ज़रा बड़ा काम हो जाता है कि हमने जो कुछ कमांड्स बनाई थी और जो इन्फॉर्मेशन थी, अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स जो हम कहलाते हैं, जो एआई में इस्तेमाल होते हैं, तो इसको आप समझिए कि एक मॉडल ट्रेंड करते हैं। तो इसलिए जब आप उसको सवाल पूछते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को जल्दी-जल्दी समझ के आपके मुताबिक का जवाब दे देता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जो काम हमारा दिमाग करता था, कि हमारे पास मौजूदा इन्फॉर्मेशन को सही तरह से प्रोसेस करके और एक हमारे जिस चीज़ का हम जवाब ढूँढ रहे हैं, उसका जवाब निकाल के ले आता था या हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मटीरियल प्रोवाइड कर देता था। तो ये काम वहाँ से अब मशीन करके आपको दे रही है। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काम है, लेकिन ये इससे हट के हमारी जो तहकीक का अमल है, उसके अंदर फिर इस तरह के सारे फ़ॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अगर वो ये सारा काम खुद करने जाती, तो उनको फिर ये सारा सेटअप अपने पास बनाना पड़ता, जिसके लिए बहुत से फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो एचईसी ने पेरेंट इदारे के तौर पे एक कसीर सरमाए से फिर एक डेटा सेंटर तरतीब दे दिया, जो कि इस रिसर्च और डेवलपमेंट की जो ज़रूरियात हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनको पूरा कर सके। ताकि अब जब यूनिवर्सिटीज़ को काम करना है, स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उन्होंने प्रोग्रामिंग करनी है, कोई मॉडल ट्रेन करने हैं, तो उसके लिए उनके पास अब डेटा सेंटर अवेलेबल है। तो वो एचईसी की इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोजेक्ट्स की तकमील भी कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट भी कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और फिर जहाँ तहकीक के नतीजे में कोई चीज़ों को नए शक्ल में बनाना है, उसको भी बना सकते हैं। राइट। तो सर अभी कितने डाटा सेंटर्स आप पाकिस्तान में किसी के साथ मिलकर बना चुके हैं और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं इस हवाले से? अभी जो एचईसी ने 2 डेटा सेंटर्स बनाए हैं, एक यानी भी कराची में और एक लाहौर में। ये डेटा सेंटर्स का डिज़ाइन जो है, ये हाइब्रिड और मॉड्यूलर है। हाइब्रिड और मॉड्यूलर होने का मतलब ये है कि आज की ज़रूरत के मुताबिक इनको बनाया गया है, लेकिन जैसे ही ज़रूरत बढ़ेगी, तो ये स्केल अप हो सकते हैं, वर्टिकल एक्सपैंड कर सकते हैं और हॉरिज़ॉन्टली एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी अ, आज हम फ़र्ज़ कीजिए कि हमने 240 रैक्स इसके अंदर आ सकते हैं और 750 किलोवाट आज ये बिजली की टोटल कैपेसिटी के हिसाब से डिज़ाइन है, लेकिन ये 4 मेगावाट तक की फैसिलिटी को सपोर्ट कर सकता है। यानी जब हमारे और ज़रूरत बढ़ेगी सर्वर्स की, स्टोरेज की, तो मेरे रैक नंबर
बढ़ेंगे, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो ये ग्रो कर सकता है दोनों साइड के। तो ये 2 डेटा सेंटर जो हैं, ये हमारे आने वाले कुछ सालों की ज़रूरियात को बड़ा बखूबी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसे हैं कि आज की ज़रूरत के बाद जैसे-जैसे ज़रूरत बढ़ेगी, वो एक और मॉड्यूल ऐड होता जाएगा और ये डेटा सेंटर उस ज़रूरत को फिर पूरा कर लेंगे। वो उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो या जो कंप्यूट की यानी कंप्यूटिंग की जो पावर है, दोनों तरफ से। राइट। अच्छा सर, ये इतने हैवी स्ट्रक्चर को, एक मॉडल को जो मेगावाट्स को करे, तो इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है और इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए आपने क्या इस पे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है, और इसकी एनर्जी को आप क्या फ्यूचर या प्रेजेंट सिनेरियो में सोलर पे विंड एनर्जी की तरफ भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी। डेटा सेंटर्स में दुनिया में बेसिकली क्योंकि डेटा सेंटर जो हैं, उसका जो फ्यूल है वो एनर्जी है। डेटा सेंटर में एनर्जी 2 जगह पे इस्तेमाल हो रही है कि एक तो जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या जो हम आप समझे प्रोसेसिंग की पावर है या आईटी इक्विपमेंट है, ये एनर्जी पे चलता है। एनर्जी का सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, तो जो उसका वेस्ट है वो हीट है। तो बड़ी आसान सी इक्वेशन ये है कि अगर 1 किलोवाट आप एनर्जी इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटिंग पावर में, तो 1 किलोवाट की हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब मैंने 1 किलोवाट के बाद हीट को भी 1 किलोवाट कहा, तो आम आदमी सोचते हैं कि ये हीट पे तो हमने किलोवाट नहीं सुने। जी। हम तो सोचते हैं कि जो कूलिंग यूनिट होता है वो टन में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी बीटीयू में लोग ने आ गया। तो ये आसान इक्वेशन है, यानी जो 3.5 किलोवाट जो है वो 1 टन के बराबर होते हैं, जो आप आम आदमी एसी की ज़ुबान समझता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 3.5 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल कर ली कंप्यूट में, तो इतनी मेरी हीट निकल गई। इसका मतलब है कि 1 टन का एसी मुझे चाहिए इसको ठंडा करने के लिए। तो डेटा सेंटर्स में ये आईटी इक्विपमेंट में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल साथ-साथ चलती हैं। यानी मैंने एनर्जी इस्तेमाल की और मुझे टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है और इन दोनों में मेरी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। तो ये मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि एनर्जी जो है वो एक बहुत अहम हिस्सा है और सबसे बड़ा जो फ्यूल है वो डेटा सेंटर का वो एनर्जी है। अब एनर्जी जब हम इस्तेमाल यहाँ जो हमने डिज़ाइन किया है, उसमें एनर्जी कंजम्पशन का ख़ास ख्याल रखा है, जो इसमें ख़ासकर कूलिंग का डिज़ाइन किया गया है या जो मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि वो एफ़िशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा एफ़िशिएंसी दें। इसको इस तरह से समझिए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये डेटा सेंटर हमारा 50-100 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था, तो मुझे इसका मतलब है 100 किलोवाट एनर्जी अब कूलिंग की साइड पे भी कूलिंग सिस्टम को जाना था। तो हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन मॉड्यूलर और स्केलेबल फॉर्म में किया है और मॉड्यूलर टेक्निक कूलिंग में इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल स्पीड्स के साथ डिज़ाइन मॉडल इस तरह से किए कि जब नीड बढ़ेगी तो ये उस वक़्त स्केल अप करेगा और जब नीड कम होगी तो ये स्केल डाउन कर लेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का फैक्टर बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है और आने वाले डेटा सेंटर जो हैं, उसके अंदर हम ये प्लान कर रहे हैं, बल्कि एचईसी के इस प्लान के अंदर भी शामिल है कि इसके अंदर हम सोलर एनर्जी को ऐड कर दें। तो इसका डिज़ाइन इस तरह से है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को एडजस्ट कर सकता है। और पाकिस्तान में और भी जो डेटा सेंटर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें कुछ डेटा सेंटर ऐसे ही हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का फैक्टर शामिल है। राइट, राइट, जी। अच्छा सर, पाकिस्तान के जिस तरह से शहर मैदानी इलाके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूसिंग है आजकल जो टेम्परेचर है। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग ए एक्सपर्ट ऑफ डाटा सेंटर, के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डाटा सेंटर्स बड़े एनवायरनमेंट फ्रेंडली तौर पे काम कर सकते हैं? लाहौर और कराची तो टू मच हीटेड और काफ़ी ये है। नेक्स्ट फिर आप क्या देखते हैं कि कौन से एरियाज़? दुरुस्त। इसको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि देखिए डेटा सेंटर में एक तो हम सिर्फ ये देखें कि बाहर का मौसम कितना बेहतर है, तो उससे हमें ये फ़ायदा हो कि डेटा सेंटर यहाँ लगाएंगे तो एनर्जी की कॉस्ट मेरी कम होगी। कम। ये एक फैक्टर। क्योंकि जब डेटा सेंटर को हम लगाने जाते हैं तो हमें मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। सब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी कनेक्टिविटी यानी मेरी इंटरनेट की सहूलत वहाँ अवेलेबल है, मेरी फाइबर लाइन्स वहाँ पे बिछी हुई हैं, लोग मेरे जो रिक्वायर्ड स्किल्ड लोग हैं वहाँ एक्सेस होते हैं, वहाँ पे इर्द-गिर्द मेरे लोग अवेलेबल हैं, एरिया सिक्योर है, सैलाब आने का चांस तो नहीं है, ज़लज़ला आने का चांस तो नहीं है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर, ज्योग्राफिक फैक्टर्स और उसकी हिस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे इर्द-गिर्द जो उसकी सहूलियात चाहिए वो अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया इंटरनेट की सहूलत है, मेरे पास एनर्जी का सोर्स इतना अवेलेबल है, ठीक है? और अब फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनका सिर्फ ये नहीं कि वो वहाँ तक जा सकें, लेकिन वो वहाँ जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक उनके इर्द-गिर्द की जो ज़रूरियात एक इंसान की है वो अवेलेबल हो और दूसरा इलाका जो है सिक्योर हो। अब सिक्योर एक तो हमने देखा ज्योग्राफिक और नेचुरल डिज़ास्टर से, दूसरी तौर पे
तो वैसे भी जो जो जनरल सिक्योरिटी है वो भी अवेलेबल। तो इन सब फैक्टर को देखते हुए जगह सेलेक्ट होगी। सिर्फ इस बात पे हम नहीं कर सकते, जैसे अभी अगर हम देखें, हम कहेंगे अच्छा ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान जो है वहाँ तो हमारे पास बहुत अच्छा टेम्परेचर है, ये एक एडवांटेज है। लेकिन अगर वो मेरा एक्सेसिबल है और मैं ख्याल करता हूँ कि वो फ्लड टेरेन नहीं है या वो सिस्मिक जोन नहीं है, मेरे रिक्वायर्ड लोग अवेलेबल होंगे, मेरी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, फाइबर की, वो वहाँ अवेलेबल है, तो ये आइडियल हो सकता है। तो जैसे जैसे हमारी अर्बन डेवलपमेंट बढ़ेगी तो ऐसे इलाके यकीनन ज़्यादा सूटेबल होंगे एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से। लेकिन ये बाकी पैरामीटर्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आज आपको बड़े शहरों में ये काम होता है, इसलिए नज़र आता है कि ये सारे बाकी जो चीज़ें हैं जिसने मिल ना सिर्फ डेटा सेंटर बनाने की हद तक नहीं, क्योंकि मुझे उसको चलाना है, उससे कुछ इस्तेमाल की ज़रूरियात लेनी है, कुछ लोगों ने वहाँ पे होना है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पर हो रहा है। और जैसे-जैसे ऐसी सहूलियात फ़र्ज़ कीजिए कि मरी की एक हम मिसाल ले लेते हैं, तो वहाँ हमारे पास अगर लैंड अवेलेबल है और ये बाकी चीज़ें भी वहाँ अवेलेबल है तो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम ऐसे देखें, जैसे इस्लामाबाद का भी सिस्मिक ज़ोन जो है वो हायर है, उससे ऊपर जाते हैं और हाई है। तो उस रिस्क को अवॉइड करना होता है, क्योंकि कई दफ़ा ये नहीं है कि वहाँ डेटा सेंटर बन नहीं पाएगा, लेकिन सिस्मिक एरिया को कवर करने के लिए जो हमें बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, हो सकता है कि वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि हम उससे बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट जैसे लाहौर या कराची में सोलर अबंडेंस में अवेलेबल है, तो हम उसको फैक्टर को इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट डेटा सेंटर प्रोवाइड करना है। राइट, राइट। बिल्कुल फ़ाइन। अच्छा सर, थोड़ी-सी अब बात करते हैं डीडब्ल्यूपी ग्रुप के हवाले से, तो काइंडली ये भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि डीडब्ल्यूपी ग्रुप कौन-सी सर्विसेज़ हैं और किन-किन एरियाज़ में अपनी सर्विसेज़ जो है प्रोवाइड कर रहा है? जितने टीडब्ल्यूपी ग्रुप को अगर आप देखें तो टीडब्ल्यू ग्रुप के मल्टीपल शोबों में काम करा है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा एक बहुत बड़ा शोबा है और इसमें हम मार्केट लीडर हैं। जिस पे अब हम अपना ब्रांड भी कैरी करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम होम अप्लायंसेस एंड एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस के ऊपर काम करते हैं और हम पाकिस्तान के उन लीडिंग कंपनीज में जिसने बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में डेवलप किया। सो यह ऐसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की है। ये सिर्फ किसी तरह नहीं है कि प्रोडक्ट लाकर उसको बेचें, बल्कि यहाँ के लोगों को रोज़गार ही सिर्फ फ़राहम नहीं करे, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की है। तो ये तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की हद तक है। दूसरा डिवीज़न जिसके भी हम बात करें वो टेक्नोलॉजी डिवीज़न है, तो उसमें हम पाकिस्तान के लीडिंग सिस्टम इंटीग्रेटर्स में शामिल हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो कंप्यूट हो, वो नेटवर्क हो या वो डेटा सेंटर्स का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इवन हम यूनिक सॉल्यूशन जो है हम मैनेज प्रिंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। और इसके अलावा ग्रुप के और ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे R&D में स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, तो एक साय वेंचर डीडब्ल्यू ग्रुप का एक अलग अदारा है जहाँ वो नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करते हैं, उनके साथ काम करें। हम जैसा एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप बेसिकली एक इदारा जो है पूरा जो कि ट्रेनिंग नीड बेस्ड ट्रेनिंग करता है, नॉलेज स्ट्रीम, उसको भी डीडब्ल्यू ग्रुप स्पॉन्सर करता है। और इसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी, जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी, डंडोत सीमेंट भी डीडब्ल्यू ग्रुप का हिस्सा है। राइट, राइट। तो सर, ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग हमारे सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ऑल एस्पेक्ट्स के। आप चाहे एजुकेशन कर लें, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर कर लें, तो इस ग्रुप के तहत, इस ग्रुप के अम्ब्रेला के तहत ट्रेनिंग के मामलात को कैसे आप आगे लेके चल रहे हैं और क्या कैसे उसका जो है वो वो लिया जाता है, इनटेक लिया जाता है और कैसे ट्रेनिंग्स को आगे लेके चल? इसके 2-3 हिस्से हैं। अब एक तो ट्रेनिंग वो है जो कि हमारे पास एम्प्लॉय काम करें मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। फिर जिन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं ऑब्वियसली उनके मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। उससे हट के जो एजुकेशनल साइड है, जिस तरह हम डेटा सेंटर्स पे काम करें, तो हम एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और एजुकेशन सेक्टर्स के लिए बेसिकली ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस ऑफर करें। क्योंकि देखिए डेटा सेंटर्स डिज़ाइन करना, डेटा सेंटर बनाना एक काम है। अब डेटा सेंटर डिज़ाइनर और बिल्डर्स तो होंगे, लेकिन असल ज़रूरत सबसे ज़्यादा लोगों की है जिन्होंने डेटा सेंटर को फिर ऑपरेट करना है, फिर उसको इस्तेमाल करना है, फिर उसको मेंटेन करना है, यानी ऑपरेशनल साइड, सिक्योरिटी साइड, सेफ्टी साइड, प्रोसेस साइड। तो इन तमाम एरियाज़ के ऊपर फिर हम वो ऑपरेशनल ट्रेनिंग जो है और वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के साथ वो पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं। और एक ग्लोबल इदारा है
जो कि TIA 942 की सर्टिफिकेशन ऑफर करता है। कैपिटलाइन उसके साथ मिलके पाकिस्तान में हम ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इस एरिया के अंदर, डेटा सेंटर्स के अंदर और इससे रिलेटेड। और ऐसे जैसे मैंने आप बताया कि नॉलेज स्ट्रीम एक दूसरा इदारा जो DWP ग्रुप का ही हिस्सा है, वहाँ से हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ऑफर कर रहे हैं। राइट। अच्छा सर, बात इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस की बहुत होती है। आप एकेडेमिया के साथ भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में आप खुद मौजूद हैं माशाल्लाह से, और एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस है वो इन अ ट्रू स्पिरिट रन कर रहा है, या आप समझते हैं कि जो मसला है, जो एक गैप है, वो एकेडेमिया की तरफ से है, इंडस्ट्री मौजूद है, या इंडस्ट्री मौजूद है, एकेडेमिया की तरफ से गैप है? कैसे आप इसको वैल्यूएट? देखिए ये डिस्कशन होती रहती है और मैं अगर दोनों एंड होंगे, एकेडेमिया के कुछ अपने होंगी, ये लगता उन्हें होगा कि शायद इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करी और इंडस्ट्री को लगता है कि एकेडेमिया से उनको रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिली। लेकिन अब देखिए कि इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। DWP ग्रुप को अगर हम देखें तो इसको हम इस जो गैप है इसको काफ़ी हद तक DWP ग्रुप ने ब्रिज किया। जैसे एक इनिशिएटिव लिया ये नॉलेज स्ट्रीम का, मैंने बताया प्रैक्टिकल एजुकेशन डेटा सेंटर साइट पे हमने ट्रेनिंग्स ला के ऑफर करनी शुरू की। अच्छा, अब ये वो ट्रेनिंग्स नहीं है कि जो बुनियादी तालीम दे रही हैं, असल में ये वो प्रोफेशनल नीड बेस्ड ट्रेनिंग है जो जब कोई बच्चा अपनी तालीम मुकम्मल करके किसी जगह पे काम करना चाहता है और वहाँ जाता है और उसकी जो गैप है उसको एनालिसिस करते हुए वो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह डेटा सेंटर्स में जब वो काम करने जाएगा तो जो उसने डिग्री इंजीनियरिंग की थी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी या इलेक्ट्रिकल की थी, तो उसमें एक्चुअली डेटा सेंटर से प्रैक्टिकल काम करने के हवाले से उस तरह से चीज़ें मुहैया नहीं की गई। वो ये ट्रेनिंग्स वो गैप को फिल करती हैं। इस तरह लम्स के साथ DWP ग्रुप काम कर रहा है और इदारों के साथ काम कर रहा है, और हम उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे हैं उनको स्पॉन्सर भी करते हैं और इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत भी इंडक्ट करते रहते हैं लोगों को। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ग्रुप की हद तक तो कह सकते हैं कि हमने इस गैप को ब्रिज कर रहे हैं। और इसी तरह मेरे तो दूसरे इदारे भी कर रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि वो भी प्रोग्राम तरतीब दें और वो लिंकेजेस और बढ़ाएं, ऐसे फोरम पैदा करें जैसे आपका एक फोरम अवेलेबल है, जहां पर आकर वो इस गैप को कम करने के लिए नीड बताएं, देखें कहाँ गैप है, कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इंडस्ट्री को सजेशन दें और इंडस्ट्री फिर अपनी नीड्स बताए, तो ये गैप जो है ब्रिज हो सकता है। आने वाले 5 से 10 सालों में डेटा सेंटर को देखते हुए, या डीडब्ल्यूपी की जो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज उनको देखते हुए, पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन को आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के कैसे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो डिजिटाइजेशन बड़ी तेज़ी से बात हो रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव चल रहा है जो डिजिटल नेशन पाकिस्तान कहलाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि आपकी जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक डिजिटाइज हो चुकी हुई है। तो जो स्टेट बैंक है उसने भी अपनी रेगुलेशंस को अब और ब्रॉडर किया है और क्लाउड को इस्तेमाल करने के आगे हैं। क्लाउड की अडॉप्शन पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, अभी इन्फेंसी में है लेकिन बढ़ रही है। डेटा सेंटर्स बन रहे हैं और बहुत बड़े आ भी रहे हैं, और हम नेक्स्ट फ्यूचर्स में देखते हैं कि डेटा सेंटर्स की नीड जो है वो ग्रो करती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये क्लाउड की अडॉप्शन होगी, आप AI का इस्तेमाल बढ़ेगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट की नीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो डेटा सेंटर की नीड बढ़ती जा रही है। इसका डिज़ाइन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आगे होगा, जैसे एनर्जी की नीड की वजह से, हीट के लोड की वजह से, और फिर प्रोसेसिंग की नीड की वजह से मेज लार्ज डेटा सेंटर भी बनेंगे और एज सॉल्यूशंस के भी बहुत मार्केट है आगे का। राइट। अच्छा सर, एक और चीज़ हम बहुत देख रहे हैं, ये इससे हट के एक सवाल है, एकेडेमिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चूँकि टेक एक्सपर्ट भी हैं, आप माशरे में एक कह लें वो जिसे कहते हैं भेड़ चाल है, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एजुकेशन डिग्रीज़ ले लें, और आगे एक ज़माने में था कि पीएचडी उसमें कर लें, उसमें कर लें, एडजस्ट हो जाएँगे। क्या आप समझते हैं कि आने वाला फ्यूचर हमारी इतनी अब्ज़ॉर्प्शन कर लेगा इंडस्ट्री के, इतने कंप्यूटर साइंस और इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, क्या पाकिस्तान में कंजम्पशन है? वैसे देखिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सी प्रेडिक्शन तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर आज भी देखें तो पाकिस्तान में अभी सफ़र शुरू हुआ और अभी तो हमारे पास बहुत सा फ्रंटियर अवेलेबल है, चीज़ों में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब मैंने यही जैसे बात की कि एकेडेमिया को बैठ के ये देखना है कि हम जो चीज़ आज डिलीवर कर रहे हैं और जो दुनिया के साथ वो अलाइन है, और जो अब हमारी जैसे नीड चेंज हो रही है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इससे लोग घबरा ये रहे हैं कि ये बहुत से लोगों को रिडंडेंट कर देगी। इसका एक दूसरा पहलू है,
वो ये है कि लोगों को रिडंडेंट नहीं करेगी बल्कि उनका काम आसान कर देगी। सो एआई इज टू बी देयर टू हेल्प पीपल, डोंट थिंक इज एज अ राइवल। अगर ये बात शुरू हो गई तो फिर वो लोग वो अडॉप्शन नहीं कर सकते। तो ये बात ये हो रही है कि जो एआई को इस्तेमाल करें, और जो मुल्क कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक चाइना में भी हम कुछ सेमिनार्स के अंदर थे और वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि ये काम को आसान करने के लिए, लेकिन रोल्स चेंज हो जाएंगे, तो ज़रूरियात जो है तालीम की वो बदल जाएंगी। तो ये एकेडेमिया को अपने आप को अलाइन करना होगा। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, लो आज चैट जीपीटी, लोगों ने डीप सीक का भी पिछले दिनों बहुत नाम सुना, और इस तरह के और 20-22 किस्म के और टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए। उसमें अगर आप गौर करें तो फॉर्मूला आज भी कंप्यूट का वही है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अगर आप उससे क्रिएटिविटी ही कराना चाहते हैं मशीन से, तो आप उसको आइडिया ही नहीं दे पाते अच्छा, तो अच्छा आइडिया रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो लिहाजा क्रिएटिविटी की जगह वहीं रहेगी, ह्यूमन ब्रेन काम करता रहेगा, वो अपना काम को आसान करने के लिए अपनी नीड डिफाइन करेगा, वहाँ आसानी ले लेगा। रोबोटिक्स से जहाँ लोगों को खतरा होता था, मसलन माइनिंग है, तो वहाँ जहाँ लोगों की जानों को खतरा था, अब आप वो उसको इस्तेमाल करते हैं, लोगों की जानों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ आप रोबोट इस्तेमाल करेंगे, तो वो हेल्पफुल होगा। और तालीम को उसके मुताबिक अलाइन करना होगा। हाँ, सबको कोडर नहीं बनना होगा, सबको फिर ये हो तो फिर सबको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनना होगा, कि ये चीज़ को लोगों को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा सबसे बड़ा ज़रूरी है, दाखिलों में और डिग्री के एडॉप्शन में लोग एप्टीट्यूड टेस्ट को अंडरस्टैंड करें। एक बच्चा है जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं है, तो अगर उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसको कंप्यूटर साइंस में डालेंगे, तो फिर आप बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलेंगी, एकेडमिया को अपने मुताबिक ढालना होगा, हमें दुनिया के मुताबिक अपनी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। राइट। तो सर मैसेज पैगाम क्या आप देना चाहेंगे आज की दुनिया को, टेक की दुनिया को, और जो लोग टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनके हवाले से क्या पैगाम देना जी, चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो हमारी एकेडेमिया को अलाइन करना है दुनिया के साथ, जो चेंजेज़ आ रही हैं, किसी हद तक काम हो रहा है, लेकिन इसको और करें, और लोग भी अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए उस फील्ड के अंदर आएँ। जैसे ये देखते हुए कि सारे आजकल कंप्यूटर साइंस, एआई की या एचपीसी की बात हो रही है, तो हम सारे ये करें, नहीं, वो अपना एप्टीट्यूड देखें। और ये जो सारे टूल हैं, ज़रूरी नहीं कि सब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाएँगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएँगे या डेटा सेंटर के डिज़ाइनर बन जाएँगे। बहुत से लोग होंगे जो इसको इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट या नॉलेज के लोग अवेलेबल हैं। वो सिर्फ अपना एप्टीट्यूड देखते हुए काम करें, और हम दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी भी हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और रिसोर्सेज अवेलेबल होते भी जाएंगे, तो उनको मुनासिब तौर पे इस्तेमाल करके दुनिया में अपना रोल अदा करें। बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त का। जी बिल्कुल, कि जैसे मुनीब ख्वाजा साहब ने बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की और टेक्नोलॉजी के मैदान में जो एक वो जो है एक जज़्बा है और एक जो टैलेंट मौजूद है उसकी कमी नहीं है। इकबाल ने शायद इसी हवाले से कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। आज के पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।